पास इसमें मेरे पास 4 हिडन लेयर्स हैं। ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 4 है और ये मेरे पास आउटपुट लेयर है। ठीक है, जो मेरे पास लेयर नंबर 1 है उसमें मेरे पास जो हिडन यूनिट्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, जो मेरे पास हिडन लेयर 2 है उसमें मेरे पास जो हिडन यूनिट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, जो मेरे पास लेयर नंबर 3 है उसमें मेरे पास 3 हिडन यूनिट्स हैं और जो मेरे पास लेयर नंबर 4 है उसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक हिडन यूनिट है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा ना मैं आप लोगों को बताना चलूं कि जो है ना हम लोग अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो हिडन लेयर है, जो हमारी इनपुट लेयर है, जो आउटपुट लेयर है, उसका शेप क्या है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप लोगों को शेप पता करना हो, अगर आप लोगों को शेप पता करना हो कि हमें किसी लेयर का अगर मुझे शेप चाहिए तो जिस तरीके से मेरे पास, अच्छा ये मैं आप लोगों को बताना चलूं कि ये जो होता है ना मेरे पास W1 B1, ठीक है, ये मेरे पास पैरामीटर्स हैं। ये इनपुट पैरामीटर है, ये आउटपुट पैरामीटर है और ये बेसिकली मेरे पास पैरामीटर्स हैं W और B जो होते हैं। ठीक है, जो हमारा वेट होता है और जो हमारे पास बायस की वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं हाइपर पैरामीटर्स की। हाइपर पैरामीटर्स मेरे पास क्या होते हैं? हाइपर पैरामीटर्स मेरे पास होंगे लर्निंग रेट। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है ना लर्निंग रेट का हम लोग काम लेते हैं, ये अल्फा लर्निंग रेट। ठीक है, दूसरा हाइपर पैरामीटर हमारे पास होता है जो हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन है, सॉफ्ट मैक्स हो गया, सिग्मॉइड हो गया, 10H रेल्यू, लीकी रेल्यू, ये मेरे पास एक हाइपर पैरामीटर है। ठीक है, और जो मेरे पास हाइपर पैरामीटर है वो क्या हो सकते हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है मेरे पास। ये जो नंबर ऑफ लेयर्स है ये मैं आप लोगों के साथ साथ लिख के बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, हम लोग मैं बता देता हूँ आपको। पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं W और B। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो होता है ना मेरे पास, जो मेरे पास वेट होता है, जी, जी, ठीक है, समझ गया। ये मेरे पास एक इनपुट पैरामीटर होता है और जो B होता है ना मेरे पास, बायस। ये मेरे पास होता है बायस की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, डन, अक्सर समझ औकात गया। हम लोग ये करते हैं, अक्सर औकात हम लोग ये करते हैं कि हमारे जो वेट्स होते हैं ना उनको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन के फंक्शन से। ठीक है, जो हमारे वेट्स होते हैं उनको हम लोग np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन के फंक्शन से इनिशियलाइज करते हैं और जो हमारे बायस की वैल्यू होती है ना वो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं np डॉट जीरोस के फंक्शन से। तल्ला भाई सही कह रहा हूं मैं? जी, जी। सही हो गया है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स क्या क्या होता है। ठीक है, हाइपर पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा हमने अभी बात की लर्निंग रेट की। ठीक है, जो कि हम लोग फिक्स करते हैं, जिस तरीके से लर्निंग रेट मेरा 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ये बहुत ज्यादा लर्निंग रेट है, 0.2, ठीक है, 0.4। ठीक है, ये इस तरीके से हम लर्निंग रेट को सेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। ये भी हमारे पास जो होता है एक हाइपर पैरामीटर होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? 10H, ठीक है, सिग्मॉइड आ जाता है, सॉफ्ट मैक्स आ जाता है और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है हमारे पास है रेल्यू। ठीक है, ये रेल्यू जो होता है ना ये हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शन जो होता है वो मेरे पास होता है रेल्यू। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन होता है नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, कि हमने नंबर ऑफ लेयर्स कितनी सेट करनी है, ये भी हमारे पास जो होता है एक एक्टिवेशन, ये भी हमारे पास सॉरी एक हाइपर पैरामीटर होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स, नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स। ये जो हिडन यूनिट्स ये होते हैं, जैसे मेरे पास लेयर नंबर 1 है, इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 हिडन यूनिट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक हाइपर पैरामीटर होता है।
ठीक है। अगला मेरे पास हाइपर पैरामीटर होता है कि बैच साइज, ठीक है, कि मैंने बैच साइज अपने कितना रखा हुआ है। अगर बैच साइज मेरा 1 होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 1 मिलियन का सेट है तो मेरा बैच साइज 1 मिलियन का ही होगा, ठीक है। मैं अपना बैच साइज कर सकता हूँ 64, ठीक है। मैं अपना बैच साइज कर सकता हूँ 128, ठीक है। मैं अपना बैच साइज कर सकता हूँ 256, इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। ये अक्सर लोग कहते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि अगर हम लोग बैच साइज अपना 2 का मल्टीपल रखेंगे ना, क्योंकि हमारी जो मेमोरी पीछे होती है वो भी जो है ना हमारे पास 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बैच साइज 1000 का रखना है तो मैं बैच साइज 1000 का ना रखूं, मैं 1024 का बैच साइज रखूं, ठीक है। ये रिकमेंडेबल होता है, इससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि बैच साइज क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये मेरे पास जो है ना, मेरे पास हिडन यूनिट्स है, मेरे पास हिडन लेयर्स है ये बहुत सारी, ठीक है। ये बस हिडन लेयर्स है, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ आपके पास, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास हिडन लेयर्स हैं, ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 1000 है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो कहा था आपको बैच साइज 1, इसका मतलब क्या है कि अगर बैच साइज 1 होगा, मतलब कि ये जो मेरा इनपुट सेट होता है वो पूरे का पूरा लेगा इसको, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं इनको मिनी बैच साइजेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा एक बैच बन गया, ये मेरा सेकंड बैच बन गया, ठीक है। मतलब मैंने अपने ओरिजिनल डेटा सेट को मैंने बेसिकली क्या किया है, उनको मैंने वेरियस बैचेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब बजाय से कि जो कंप्यूटर था वो एक साथ पूरी की पूरी बैच की जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट रन करा था, पूरी की पूरे बैच को एक साथ जो है उस पे अपने वेक्टराइजेशन वगैरह रन करा था। अब क्या करेगा, अब मैंने वेरियस स्मॉल बैचेस बना लिए, मिनी बैचेस बना लिए, ठीक है। तो ये मिनी बैचेस जो होते हैं, ये भी हमारे पास एक क्या होता है, ये भी हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये मैंने वेरियस बैचेस बना लिए, ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है एक हाइपर पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके हम लोग अपना हाइपर पैरामीटर्स पढ़ेंगे जो कि एडवांस होते हैं, एडवांस डीप लर्निंग में, जैसे मोमेंटम हो गया, ठीक है। मोमेंटम मैंने आप लोगों को बताया भी था, मोमेंटम ये होता है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जिस तरीके से ये जो है ना मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। इसमें जो मेरे पास मोमेंटम है ना, इसमें मेरे पास जो मोमेंटम है वो 0.005 सेट हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है। मैं कोई और वीडियो दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास मोमेंटम, अब ये भी मेरे पास ग्रेडियंट डिसेंट चल रहा है, लेकिन इसमें जो मैंने मोमेंटम सेट किया है ना, वो सेट किया हुआ है 0.05, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कितने तेजी से जो है ना ये चल रहा है, मतलब आगे आ रहा है फिर वापस जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, मतलब ये जो ना जंप्स ले रहा है, ठीक है। और ये मोमेंटम जो होता है बेसिकली, ये हम लोग क्यों करते हैं, मोमेंटम जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो लोकल मिनिमास होता है ना, लोकल मिनिमास हो गया, या फिर हमारे पास जो प्लेटो होता है, प्लेटो की स्पेलिंग क्या होती है, TUE, ओ वाओ, गलत स्पेलिंग, एक मिनट, प्लेटो पता नहीं कोई स्पेलिंग होती है प्लेटो की, ठीक है। अच्छा, ये प्लेटो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, इसमें नहीं बना प्लेटो। प्लेटो बेसिकली ये होता है कि ग्रेडियंट डिसेंट रन करते वक्त ना हमारे पास एक ऐसा रीजन आ जाता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ पेंट से, ठीक है। ये जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है ना मेरे पास ग्रेडियंट डिसेंट रन हो रहा है, ठीक है। ये लोकल मिनिमा आ गया, ठीक है। ये एक और लोकल मिनिमा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरे पास एक प्लेटो आ गया, प्लेटो, ठीक है। और ये जो है ना मेरे पास ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, सॉरी मैंने गलत बताया आप लोगों को, तो ये मैं थोड़ा सा अगर और नीचे ले जाऊं इसको, तो ये जो है ना, ये मेरे पास ये वाला रीजन है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल मिनिमा। हमने बेसिकली यहाँ पे पहुंचना होता है, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉस्ट होती है, सबसे ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाती है हमारे पास आके, ठीक है। तो अक्सर हमारे पास मसला क्या होता है
कि ये हमारे पास होता है लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा है, ठीक है, ये भी लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट रन करते वक्त ना अक्सर क्या होता है कि हमारे जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है ना, वो इन लोकल मिनिमा से फंस जाता है, वो यहाँ फंस जाएगा, मतलब वो कंसिडर करेगा कि यही सबसे हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, वो यहाँ फंस जाएगा, वो कंसिडर करेगा ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, लेकिन असल जो मिनिमम वैल्यू है, जो हमारा एक्चुअल ग्लोबल मिनिमा है, वो हमारे पास ये होता है, हमने यहाँ पे रीच करना होता है, ठीक है। तो इस मतलब, और ये प्लेटो होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नई वैल्यू बढ़ रही है, नई वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब ये एक कांस्टेंट आ गई है, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए ना हम लोग यूज करते हैं मोमेंटम, ठीक है, हम लोग मोमेंटम सेट करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ मोमेंटम सेट किया 0.05 का। अब देखें ये तेजी से, इससे इससे होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई ग्लोबल मिनिमा होगा, अगर हमारे पास कोई लोकल मिनिमा होगा, और अगर हमारे पास कोई प्लेटू रीजन होगा ना, तो उससे आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास एक हाइपर पेरीमीटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। और भी हम हमारे पास बहुत सारे जो है ना हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे लेटर डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो है ना मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तला भी अगर आप बताना कुछ चाहें तो आप बता सकते हैं कि और कुछ हाइपर पैरामीटर्स अगर आप बताना चाहें। कंटिन्यू करें। अमर भाई, ये लर्निंग रेट और प्लीज नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स का दोबारा बता दें। मैं बता देता हूँ। तला भाई आप क्या कह रहे थे? देखा, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, देखिए नंबर ऑफ, देखिए ये मेरे पास एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें मेरे पास हिडन लेयर्स जो है वो 4 है, और एक इनपुट लेयर है और एक आउटपुट लेयर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं बताना, अगर आप लोग पूछे मेरे से कि इसमें कितनी हिडन लेयर्स हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितना है, तो मैं कहूंगा कि इसमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स 4 है। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर, ठीक है। दूसरा होता है कि देखिए मेरे एक हिडन लेयर के अंदर, इस जो पहली हिडन लेयर है, इसमें मेरे पास 5 हिडन यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5। जो मेरे पास दूसरी हिडन लेयर है, इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 हिडन यूनिट्स हैं। जो मेरे पास तीसरी हिडन लेयर है, उसमें मेरे पास 3 हिडन लेयर्स हैं, हिडन यूनिट्स हैं। और जो मेरे पास चौथी हिडन लेयर है, उसमें मेरे पास 1 हिडन यूनिट है। तो ये होता है मेरे पास हिडन यूनिट। और दूसरा आपने क्या पूछा था? एक्टिवेशन फंक्शन का। सर ये बताएं कि अभी इसमें हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, हिडन हिडन लेयर, और जो नॉर्मल लेयर है उसमें आउटर लेयर और इनपुट लेयर वाली ये शामिल होगी? नहीं, जब आप बात कर रहे होते हैं ना हिडन लेयर्स की, तो हिडन लेयर में हमारी जो इनपुट लेयर होती है ना, वो हम लोग शामिल नहीं करते, ठीक है। मतलब ये तो आउटपुट, ये तो वैसी आउटपुट है, ठीक है। मतलब इसमें जो हिडन लेयर्स है मेरे पास 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये आपके पास एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, इसमें कितनी हिडन लेयर्स हैं, तो मैं कहूंगा कि इसमें मेरे पास 4 हिडन लेयर है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहे थे आप? दूसरा वो पहले दूसरा वाला क्या? था एक्टिवेशन, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था अच्छा कौन सा था? अच्छा, एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग, ये मैं आपको लोगों को आगे बताऊंगा कि ये होता क्या है, लेकिन अभी आप लोग जो हम लोग सेट नहीं करते एक्टिवेशन फंक्शन, रेल्यू, सॉफ्टमैक्स, सिग्मॉइड, 10H, ये बेसिकली हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन होता है। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये मैं अभी आगे आप लोगों को जाके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे पास पैरामीटर्स क्या होते हैं और हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं। हमने देख लिया कि जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग इनिशिएट करवाते हैं यूजिंग np.random.randn, ठीक है। और जो मेरे पास बायस की वैल्यू होती है उनको मैं जो है इनिशिएट करवाता हूँ np.zeros के फंक्शन से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपना के अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेसिकली, कि हमें जो शेप्स होती है ना, कि हमारी जो इनपुट लेयर का क्या शेप है, हमारी आउटपुट लेयर का क्या शेप है, हमारी फर्स्ट हिडन लेयर का क्या शेप है, ठीक है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पता लगाएं, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ अब, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि हम लोग शेप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों के कि ये बस ये मेरे पास पहला फीचर था, इनपुट फीचर x1, ठीक है। ये मेरे पास x2 था और ये मेरे पास x3 था, ठीक है। अच्छा, ये बस इनपुट लेयर है। और जो मैंने आपको कहा था कि मेरे पास जो हिडन लेयर 1 है, उसमें मेरे पास जो है 5 हिडन यूनिट से, ठीक है। मेरे पास जो हिडन लेयर 2 थी उसमें मेरे पास 5 हिडन यूनिट्स थे,
ठीक है, और जो मेरे पास हिडन थी उसमें 3 थे, ठीक है, और आखिरी वाले में 1 था, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि जो मेरे पास, आप लोग पूछ सकते हैं कि जो मेरे पास हिडन लेयर 1 है, ठीक है, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं कि जो मेरे पास इनपुट लेयर है, ठीक है, जो मेरे पास इनपुट लेयर है उसका उसका साइज कितना है, उसका शेप कितना है, ठीक है। मैं कैसे पता लगाऊंगा? देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट लेयर है, ठीक है, उसमें मेरे पास कितने इनपुट फीचर्स हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, और तीनों के डायमेंशन 1 है, ठीक है। तो मेरे पास जो इनपुट लेयर होगी ना उसका शेप मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/1। ऐसे ही है तला भाई, ये 1/3 होगा तला भाई। चले, तला भाई मेरा ख्याल है कुछ बिजी है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शेप्स क्या होती है। मैं क्रॉस चेक भी कर लूँ कि मैं आप लोगों को गलत का बता सॉरी, रहा हूँ। मैंने माइक म्यूट किया, वो तो मैंने अब नोट किया है। और दोबारा पूछिएगा। इनपुट लेयर का शेप देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो इनपुट फीचर है वो 3 है, और तीनों जी का जो जी। साइज है मतलब तीनों तीनों 1 डायमेंशन है। तो इसमें मेरे पास जो इनपुट लेयर की जो शेप होगी वो 3/1 होगी ना। एक्चुअल में ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 1/3 भी रख सकते हैं, आप 3/1 भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको ना डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने चैनल फर्स्ट किया हुआ है या चैनल लास्ट की ऑप्शन यूज की है। अगर आप चैनल फर्स्ट करते हैं तो फिर आप 1/3 करेंगे। अगर आप चैनल लास्ट की ऑप्शन यूज करते हैं कि जो कि बाय डिफॉल्ट कैरस में है, तो फिर आप 3/1 करेंगे। चले, अभी हम लोग जो इसको बाय डिफॉल्ट रखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि मेरे पास जो इनपुट लेयर है उसकी मेरे पास जो शेप है वो होगी मेरे पास 3/1, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने W1 और B1 की तरफ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने W1 और B1 की तरफ, ठीक है। तो W1 की जो शेप होती है मेरे पास वो क्या होती है, वो होती है L 4/1। और L-1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी जो लेयर है मेरे पास हिडन लेयर 1, इसमें अगर मैं आप लोग पूछे मेरे से कि W1 की मेरे पास शेप क्या होगी, तो मैं कहूंगा L नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स इन लेयर 1 और नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स एंड L-1, ठीक है। तो देखें, इसमें मेरे पास जो हिडन यूनिट्स है वो 5 है और इनपुट के मेरे पास 3 है, ठीक है। तो मेरे पास W की जो मेरे पास शेप हो जाएगी ना वो हो जाएगी 5/3, 5/3, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने B1 की तरफ, ठीक है। ये मेरे पास B1 था। अगर आप लोग मेरे से पूछें कि मेरे पास B1 की शेप क्या होगी, तो B1 की शेप मेरे पास होगी 5/1, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर इनपुट लेयर्स इन, ठीक है, L और 1, ठीक है। अब मैं देखूं यहाँ पे इसकी जो शेप बन रही है बस क्या बनेगी, 5/1, ठीक है। अच्छा, अब मोइन भाई मुझे आप बताएं कि मेरे पास W2 की और B2 की मेरे पास शेप क्या होगी, आप मुझे बताएं, ठीक है। 5/2 होगी W की। एक मिनट जाए उधर W की जरा, क्या होगी? एक मिनट दोबारा जाए उस स्लाइड पे जिस पे आप लिख रहे थे। L,2 होगी इसकी, B2 की, सॉरी W की शेप होगी। यहाँ शेप यहाँ एक मिनट, रखिए, ये ठीक है लिखिए ठीक शेप। है। हमें बस जरा L, दोबारा L explain करने की माइनस समझ 2 नहीं हो आ रही। जाएगी। हाँ जी, ये मुझे आवाज क्लियरली नहीं आई। मैंने कहा इसमें वेट की जो हो जाएगी वो L,L-2 हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप मेरे से पूछे कि W2 की जो शेप होगा वो क्या होगा, तो मैंने कहा था कि हिडन यूनिट्स इन दिस लेयर और हिडन यूनिट इन दिस लेयर। ये ठीक है। L है, ठीक है। ये मेरे पास लेयर 2 है, और मतलब W2 के लिए मैं देखूंगा हिडन यूनिट्स, नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स इन लेयर 2 और नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स इन लेयर 1, ठीक है। तो मेरे ठीक है। पास दोनों में 5 और 5 है, तो मेरे पास शेप हो जाएगी W2 की 5/5,
ठीक है, समझ आई? ऊपर देखिए ना, ऊपर जो वेट 1 लिखा है आपने, वेट 1 में आपने जी लिखा जी, लेयर कोमा लेयर -1। एक मैं बताता हूँ इसका। अब समझ आई आपको? एक सेकंड। समझ आई आपको? हिडन यूनिट्स इन एग्जिस्टिंग लेयर ठीक है और कॉमा हिडन यूनिट्स इन प्रीवियस लेयर। ठीक है, तो ठीक मैं है यहाँ ठीक पे है। देखूँ W1 के केस में हिडन यूनिट इन एग्जिस्टिंग लेयर वो कितने हैं? 5, प्रीवियस के 3 है। अगर मैं W2 की देखूँ तो हिडन यूनिट्स इन एग्जिस्टिंग लेयर वो 5 है और प्रीवियस के भी 5 है। ठीक है, अब मुझे मैं पूछता हूँ किसी से, मुझे शफीक भाई अगर आप सुन रहे हो तो मुझे आप बताएं कि W3 की मेरे पास शेप क्या होगी, W3 की और B3 की। आमिर भाई। जी जी, वो ठीक है, लेकिन जो आपने पहले लिखा था हिडन लेयर वाली जो ये स्टेटमेंट से पहले आपने लिखा था कि L कोमा L-1, वो क्या था? वो क्लियर नहीं हुआ, उसमें कंफ्यूज हुआ था। देखिए ना, ये लेयर नंबर 2 है, तो जी 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से मैंने कहा था, ये 2 है ना, 2 - 1 1 हो जाएगा। ये 3 है, 3 - 1 2 हो जाएगा। मतलब मैं इसका देखूंगा और इसका आप देखूंगा, ये रिवर्स 4। इंडेक्स पे चल रहा था। हाँ, वो रिवर्स का कर रहा था मैं। अच्छा, कोई और मुझे रेंडमली बता दे कि मेरे पास W3 का शेप क्या होगा और B3 का शेप क्या होगा, कोई भी बता दे मुझे रेंडमली। 3,5। W3 का 3,5। जी जबरदस्त हो गया। W3 का शेप मेरे पास होगी, वो होगी 3, 3,5 ठीक है, और B3 का क्या होगा? 3,1 जबरदस्त हो गया, 3,1 हो 1,3 गया। अच्छा, बी की ये शेप 3,1 ही होगा। 3,1 देखिए ना, बी की जो शेप होगी ना, वो मेरे पास होगी, वो मेरे पास होगी हिडन यूनिट्स इन एग्जिस्टिंग लेयर, ठीक है, और कॉमा 1। ये मेरे पास बी की शेप ये होगी मेरे पास। अच्छा, -1 जो है ये क्या वजह है? हमेशा ये 1 ही बस क्योंकि ये, हाँ, ये हमेशा 1 ही आएगा। इसके बी बायस के केस में हमेशा 1 ही आएगा। आमिर भाई, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम जिस भी लेयर पे रहते हुए उसकी शेप देखना चाह रहे हैं, उसका ये होगा कि हम उस लेयर से प्रीवियस अगर देखते हैं प्रीवियस लेयर को, या एक लेयर पीछे, तो वो उसके वेट की बात हो रही होगी। अगर हम उसकी फॉरवर्ड लेयर देखते हैं या उससे अगली लेयर देखते हैं, तो वो हमारे बाइस की बात हो रही होगी। नहीं, बायस में हमारे पास ये होता है कि जो देखें, बायस में मेरे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स, ठीक है, हिडन यूनिट्स इन एग्जिस्टिंग लेयर, -1, ठीक है, हमेशा 22 का हमेशा यही होगा हमारे आमिर भाई पास। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 ओपन करें, इसके बाद मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हिडन वेट्स हमारे पास हमेशा मतलब पिछली लेयर पे क्यों डिपेंड करते हैं, हिडन लेयर पिछली लेयर पे डिपेंड क्यों नहीं करती। जो फुली बिल्कुल कनेक्ट लेयर बिल्कुल होती है ना, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि एवरी नोड इज कनेक्टेड विद अनदर नोड, या एवरी नोड इज कनेक्टेड विद प्रीवियस नोड। ठीक है, तो जब प्रीवियस नोड बिल्कुल के साथ ऐसे ही होता कनेक्टेड है। होगी ना, तो उसके जितने वेट्स होंगे प्रीवियस वेट्स से कनेक्ट होंगे। तो लेट्स सपोज अगर प्रीवियस लेयर में 5 न्यूरॉन्स हैं, उससे नेक्स्ट लेयर में 5 न्यूरॉन्स हैं, तो उनके जितने वेट्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। इस तरह के हर लेयर का कनेक्शन दूसरे लेयर के हर न्यूरॉन के साथ ये कनेक्ट देखिए, होगा, मतलब वो 25 जैसे मैंने कनेक्शन यहाँ पे बनेंगे। शुरू भी किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो आपकी बायस होती है ना, वो क्या होती है कि लेट्स सपोज वहाँ यहाँ पे शो नहीं हुई, वो पिछली लेयर से नहीं आ रही होगी, वो सेपरेट एक और जगह से आ रही होगी। तो बिल्कुल वो ऐसा ही उसका होता है। पिछली लेयर से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो एक सेपरेट लेयर सेपरेट एक लेट्स सपोज जैसे आपकी इनपुट आ रही होती है ना, कि वो किसी पिछली पिछली लेयर से नहीं आ रही होती, एक सेपरेट स्पेस से आ रही होती है। इस तरह आपकी जो बायस लेयर होती है वो एक सेपरेट आ रही होती है, तो उसका पिछली लेयर से ना कोई कनेक्शन होता है, ना जिस लेयर से वो आप जा रही होती है उस अगली लेयर से कोई कनेक्शन होता है। तो इस वजह से वो उसको पिछले पीछे से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। चलो भाई, ऐसे ही होता है ना। जी जी ऐसे ही होता है।
कि मतलब बायस का जो होता है ना वो एक मतलब वो बायस देखें यहाँ पे पिछले से कनेक्टेड नहीं है, उसकी एक अलग ही मतलब उसका अलग ही चैनल है, ठीक है। वो मतलब किसी पिछली प्रीवियस लेयर से कनेक्टेड नहीं है, इसी हमारे पास जो वैल्यू होती है ना वो हिडन यूनिट्स एग्जिस्टिंग लेयर और बाय वन हमेशा वन होता है इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अपनी जो हमारे पास फोर्थ लेयर है, ठीक है, W4 और B4 का क्या होगा। अब कोई बता दे मुझे इसका भी कि W4 की मेरे पास शेप क्या होगी और B4 की मेरे पास शेप क्या होगी। W4 की 1,3 बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है, W4 की बनती है मेरे पास 1,3, क्योंकि एग्जिस्टिंग लेयर है मेरे पास 1 न्यूरॉन है और प्रीवियस लेयर है मेरे पास 3 न्यूरॉन्स हैं। और बी के क्या होगा, बी का शेप मेरे पास हो जाएगा 1 बाय 1, 1 बाय 1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या है कि हम लोग शेप समझ ली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ, सॉरी फॉरवर्ड प्रोपगेशन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब हम लोग बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो W1 और B1 है, ठीक है, W2 B2, W3 B3, W4 B4, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो है फॉरवर्ड प्रोपगेशन में बेसिकली हो क्या रहा होता है, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हमारे पास ये हो रहा होता है, ठीक है, कि हम लोग हर फॉरवर्ड प्रोपगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉरवर्ड ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना z, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास लेयर 1 है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास मैं कहता हूं कि ये मेरे पास लेयर नंबर 1 है, हिडन लेयर 1 है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं Z1 को कैलकुलेट करूंगा। Z1 को कैलकुलेट बेसिकली कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं W1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन को मैं कह देता हूं यहाँ पे अल्फा, ठीक है, और प्लस हमारे पास बायस की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से मैं सबसे पहले Z1 कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूं अपना A1, ठीक है, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा अपना A1 कैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, A1 में कैलकुलेट करूंगा G, ठीक है, और Z1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये G क्या होता है। G होता है हमारे पास, सॉरी ये मैं अगर बताया आपको, ये अल्फा नहीं होगा, ये मेरे पास A0 होगा। A0 बेसिकली हमारे केस में A0 क्या है, ये हमारे पास A0 है, ठीक है। ये हमारे पास A0 है, ये मेरे पास A1 है, A2, A3, A4, ठीक है। वैसे ये इनपुट फीचर होता है, लेकिन इनपुट फीचर को हम लोग A0 भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोगों ने Z1 निकालना होता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन में, तो कैसे निकालूंगा मैं, W1 इंटू A0 प्लस B1, और फिर मैं A1 निकालने के लिए क्या करता हूं, जो हमारा एक्टिवेशन होता है वो उसको निकालने के लिए क्या करूंगा, इक्वल्स टू G इंटू Z1। अब ये G क्या होता है, G हमारे पास होता है बेसिकली इज एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। अब आप में से कोई पूछ भी रहा था कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना अपने, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने 10H, ठीक है, सिग्मोइड, ठीक है, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपना रेल्यू, ठीक है, सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सारे एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, और ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन के वक्त हमको ये रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना होता है अपने Z1 के साथ, ठीक है। Z1 बेसिकली क्या होता है, मेरे पास आउटपुट होता है, Z1 मेरे पास आउटपुट की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको कि ये इनका बेसिकली पीछे फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जिस तरीके से मेरे पास जो मेरे पास जो सिग्मोइड होता है ना, सिग्मोइड जो होता है,
उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, एक मिनट रुकिएगा। इसके ना बेसिकली फॉर्मूलाज होते हैं हर एक्टिव फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, एक मिनट, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है अपने। सही हो गया। अच्छा, ये होता है मेरे पास 1/1 माइनस ई रेज़ टू द पावर z। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है सिग्मॉइड का। ठीक है, अगर मैंने सिग्मॉइड कैलकुलेट करना है z1 का, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई और रेज़ टू द पावर z। ठीक है, और ये z भी क्या होता है, इसको लगाएंगे माइनस। ठीक है, अगर मैं इसमें आप लोगों को दिखाना चाहूँ कि ये किस तरीके से होता है, ये आप लोगों से समझ ना आ रही हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, आप लोग समझे कि ये ऊपर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है, और ई क्या होता है हमारा, ई की वैल्यू ई एप्सिलॉन होता है हमारे पास। ठीक है, और ई की वैल्यू, ई की जो रेज़ टू पावर क्या होता है, इसमें होता है सबटाइटल। वर्ड में तो होता है सबटाइटल, मैं वर्ड में दिखा देता हूँ आपको कि क्या वैल्यू बनती है इसकी। ये इस तरीके से होगा, 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 प्लस ई, और उसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस z। ठीक है, इस तरीके से ना ये हमारे पास कैलकुलेट हो रहा होता है। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है अपने सिग्मॉइड फंक्शन का। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आपको, ये होता है मेरे पास, ये होगा मेरे पास सिग्मॉइड। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ आपके पास 10h, जी किसी का सवाल है, कोई सवाल है? नहीं कोई सवाल नहीं। चले, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना, अच्छा, हमने एक वाला फंक्शन तो पढ़ लिया जो हमारे पास सिग्मॉइड होता है। ठीक है, उसका मेरे पास वैल्यू, उसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन को अपने पास। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने 10h की तरफ। ठीक है, अगर g की जगह अगर मैं यहाँ पे 10h लिख दूं, तो वो किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, वो इस तरीके से कंप्यूट करते हैं हम लोग। उसका 10h का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, ई होता है रेज़ टू द पावर z। ठीक है, z था मेरे पास, z मेरे पास ये वैल्यू थी हर लेयर की, z1 z2 z3 या z4। ठीक है, मैं फिर क्या करूंगा भाई, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, माइनस, ठीक है, मैं करूंगा माइनस के बाद मैं क्या करूंगा, ई, फिर मैं करूंगा ई रेज़ टू द पावर माइनस जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय होगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास होगा ई रेज़ टू द पावर जी, ए रेज़ टू द पावर जेड। ठीक है, और प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस जेड। ठीक है, ई रेज़ टू द पावर माइनस जी। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना कंप्यूट करता हूं 10h फंक्शन। ठीक हो गया, मैं आपको लिख भी देता हूं कि ये होता है मेरे पास 10h। बेसिकली सिग्मॉइड और 10h में फर्क क्या होता है, देखिए आप लोगों को फॉर्मूला सेम लग रहा होगा। फर्क बेसिकली क्या होता है कि ये 10h जो होता है वो सिग्मॉइड का शिफ्टेड वर्जन होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ,
कि मेरे पास अगर सिग्मॉइड मेरे पास ऐसा होता है, ठीक है, और tan h जो होता है, tan h इसी का शिफ्टेड, जैसे ये ऊपर गया हुआ है ना, इसको आप हाफ नीचे ले आए तो ये होता है मेरे पास tan h। बस इतना फर्क होता है सिग्मॉइड के बीच में और tan h के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब अगला हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो हम लोग पढ़ते हैं रेल्यू, उसका बेसिकली फॉर्मूला पीछे क्या होता है, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ रेल्यू में, ठीक है। रेल्यू में मेरे पास क्या होगा, मैक्स का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है, 0 और z, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये किस तरीके से कंप्यूट हो रहा होता है, ये इस तरीके से कंप्यूट हो रहा होता है, ठीक है, कि g ऑफ अगर मैं निकाल रहा हूँ आपके पास, g ऑफ अगर मैं z निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये किस तरीके से कंप्यूट होगा, ये कंप्यूट होगा आपके पास, अगर मेरे पास वैल्यू z है, अगर मेरे पास वैल्यू 0 है ना, अगर z की वैल्यू मेरे पास 0 है तो फिर ये मुझे कंप्यूट करके देगा, अगर मेरे पास z की वैल्यू जो इफ z इज लेस देन 0, ओहो ये क्या हुआ, ठीक है, हाँ, अगर मेरे पास जो वैल्यू है z की वो 0 होगी तो फिर मुझे वो जो रेल्यू फंक्शन है वो मेरा आंसर दे देगा 0, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर मेरे पास d ऑफ कंप्यूट कर रहा हूं मैं, ये क्या हुआ, वो ये क्या हो गया, सही है, चेक करके डिलीट कर। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरे पास g ऑफ z है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू की, ठीक है, g ऑफ z, ठीक है। ये हम लोग किससे कंप्यूट होगा, अगर मेरे पास 0 की वैल्यू कब होगी मेरे पास, इफ z इज लेस देन 0, ठीक है। अगर z मेरे पास लेस देन 0 होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पास जो आउटपुट होगी वो क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। दूसरा क्या होगा मेरे पास कि अगर मेरे पास ये 1, अगर मेरे पास ये z की वैल्यू अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगी ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पास जो वैल्यू होगी ना इस फंक्शन की, वो दे देगा 1, ठीक है। ये मेरे पास बेसिकली क्या होता है, ये मेरे पास होता है रेल्यू, और रेल्यू फंक्शन बेसिकली कैसे वर्क कर रहा होता है, मेरे पास रेल्यू हमारे पास इस तरीके से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आता है और फिर ये यूं जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा होता है, ठीक है। ये मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 0 है तो उसको ये 0 कंसिडर करेगा, ठीक है। और अगर वैल्यू इक्वल टू 0 है या फिर 0 से ग्रेटर है उसको ये असाइन कर देगा 1, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा होता है tan h, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो लीकी रेल्यू होता है ना, जो मेरे पास लीकी रेल्यू होता है वो किस तरीके से चलता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, जो लीकी रेल्यू होता है, ठीक है। लीकी रेल्यू मेरे पास वर्क करता है g ऑफ z, ठीक है, और इसमें भी बेसिकली मेरे पास जो होता है वो क्या होता है, मैक्स, अगर मैं इसका फंक्शन बताऊं आपको, 0.01, एक मिनट, 0.01 z, ठीक है, और z इस तरीके से मेरे पास वर्क करता है मेरे पास लीकी रेल्यू। इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास जो वैल्यू है, अगर मेरे पास वैल्यू जो है मेरे पास
0.01 if z is less than 0, ठीक है, और अगर मेरे पास z जो होगा, अगर वो z जो है मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, उसमें मेरे पास ये वैल्यू देता है 1 की, इस तरीके से। अब मैं अगर आपको प्लॉट करके दिखाऊं, ये प्लॉट करके कुछ ऐसा लगता है लीकी वैल्यू जो होता है। देखिए यहाँ पे भी इसकी थोड़ी सी जो है ना वैल्यू होगी, यहाँ पे भी, और यहाँ से फिर ये शूट करेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है, कि अगर 0 से छोटा है तो उसको भी थोड़ा सा ये वैल्यू असाइन कर रहा है, उसको भी जो है ना ये 0.01 की वैल्यू असाइन कर रहा है, और अगर ये मेरे पास 0 से 0 हो या 0 से बड़ा हो तो उसको फिर ये 1 दे देता है, ठीक है। तो बैक एंड पे बेसिकली जी ये जो है 0 से लेस करना अबव द एक्सिस देगा ना, y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगी। क्या चीज आपने जो ग्राफ सब बताया हाँ, है कि लेस देन 0.01, सॉरी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट मैं बता लेता हूँ आपको, दोबारा करके बता देता हूँ, ये इस तरीके से होता है। ये मतलब आप, मैं इसको कैसे मैं करूं, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा ये देता है थोड़ा सा, और यहाँ से जो है ना मतलब ये इसके वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब लीकी वैल्यू थोड़ा सा इस तरीके से काम करता है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे फंक्शन मुकम्मल हो गए, ठीक है, और पीछे रह जाता है सॉफ्टमैक्स वगैरह, वो इसका मेरे पास इतना लिखा हुआ नहीं है फॉर्मूला वगैरह, तो अभी इसी पे हम लोग गुजारा करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। जी ये लीकी वैल्यू होता क्या है बेसिकली, वैसे कब इसकी ये वैल्यूज आती हैं? मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए वैल्यू में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं वैल्यू फंक्शन में, कि अगर तो लेस देन 0 है ना तो उसको वो वैल्यू 0 असाइन कर रहा है। अगर z जो है हमारा, अगर यहाँ से हमने अगर हम लोगों ने z कंप्यूट किया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने z कंप्यूट किया, ठीक है, और उसकी वैल्यू मेरे पास माइनस मेरे पास आ गई है 1.9, ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करूंगा ना वैल्यू को, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका लेबल होगा ना वो 0 कर देगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ इमेज की, मैं इमेज की बात करता हूँ, ठीक है, तो 0 है 1 है, ठीक है। अगर z की वैल्यू मेरे पास लेस देन 0 होगी ना तो वो इसको असाइन कर देगा 0, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो वो उसको असाइन कर देगा 1। आप इसको ऐसे देख ले, अगर z की वैल्यू लेस देन 0 आई नॉट कैट, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आई तो फिर कैट, ये ऐसे चल रहा है। लेकिन लीकी वैल्यू में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो हम लोग ये कर रहे थे ना कि अगर z से छोटा है उसको 0 दे दो, लेकिन लीकी वैल्यू ऐसा नहीं कर रहा, अगर z से छोटा है तो उसको भी जो है ना थोड़ा सा कंसिडर कर रहा है, उसको भी जो है ना वो 0.01 की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये बस बेसिकली फर्क होता है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है लीकी वैल्यू में और वैल्यू के अंदर। अच्छा आमिर भाई, एक चीज और थी, जी मैं एक वेबसाइट पे चेक कर रहा था, तो ये जो है ना, अगर ये z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो g ऑफ z जो है वो z के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि फर्ज करें 2 है तो आउटपुट में भी 2 ही आएगा, क्योंकि मैं एक आर्टिकल देखा था तो उस पे था ये सामने वेबसाइट पे है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये 1 नहीं आनी चाहिए ना आउटपुट, वहां पे z नहीं आएगी। तला भाई बता भी दे, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मुझे, तला भाई अगर आप बता दें थोड़ा सा। तला भाई आपका माइक दोबारा से म्यूट है। अच्छा, ये फिर ये वैल्यू यही होगी, आप जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं, फिर ऐसे ही होगा। चेंज कर दो, ऊपर भी है जी ये ऊपर भी आपने z ही लिखा हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है, जो ये वैल्यू में आती है इधर भी है, सही होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जी हमारा थोड़ा करेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है।
अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा दोनों केसेस के अंदर, तो मेरे पास जो वैल्यू होगा वो जी होगी। ठीक हो गया है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने फॉरवर्ड प्रोपगेशन की तरफ। उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, जब मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने Z1 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना Z1 और A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास Z1 की वैल्यू भी आ गई और A1 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने Z2 और A2 की तरफ, Z2 A2 की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं, ये हम लोग अभी कर रहे हैं अपना फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। अच्छा, जो Z2 और A2 क्या हो जाएगा, जैसे Z2 की तरफ आ गया मैं, Z2 मेरे पास क्या हो जाएगा W2, ठीक है, इंटू A1। A1 मतलब जो प्रीवियस वाला होता है, और प्लस B2, ठीक है। और A2 क्या हो जाएगा मेरे पास, A2 मेरे पास हो जाएगा, A2 मेरे पास हो जाएगा G बाय Z2, ठीक है। इसको ये मैं चेंज किया था, इसको मैं G लिख देता हूँ, जनरलाइज कर देता हूँ इसको भी मैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने Z3 की तरफ, Z3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। Z3 मुझे मोइन भाई बताएंगे, मोइन भाई क्या होगा Z3? भी Z3 होगा W3 बिल्कुल W3 मल्टीप्लाई बाई A2 जबरदस्त हो गया, प्लस प्लस B3 जबरदस्त हो गया। अब A3 की वैल्यू क्या होगी? A3 की वैल्यू होगी G इंटू Z3। जबरदस्त हो गया, G इंटू Z3, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास जितने भी न्यूरॉन्स होंगे ना, 1 है 2 है, मतलब जितने भी लेयर्स हैं, उन सब लेयर्स के साथ मैं ऐसा काम परफॉर्म करूंगा। ठीक हो गया, ये है मेरे पास फॉरवर्ड प्रोपगेशन का स्टेप, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आएगी कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है। और फिर एंड पे मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है y की, जो मेरे पास A4 होगा ना, बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे A4 होगा, वो बेसिकली मेरे पास आउटपुट y की वैल्यू होगी। वो या फिर 0 आएगा या फिर 1 आएगा, या कैट या फिर नॉट कैट। ये आप लोग सब लोगों को समझ आइए कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं। आमिर भाई काइंडली दोबारा बता दीजिएगा, मेरी लाइट चली गई थी तो इस वजह से गो थ्रू हो जाए प्लीज। मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन है, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों ने कंप्यूट करना होता है Z1 और A1, ठीक है। मतलब हमने हर लेयर के लिए हम लोगों ने Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और A की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। वो हम लोग कैसे करते हैं, वो हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर मैंने कैलकुलेट करना है अपना Z1, तो मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा W1, ठीक है। जो मेरे पास वेट की वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने A0 से। A0 मेरे पास क्या है, जो मेरे पास इनपुट फीचर है, जो ये वाला, जो ये इनपुट लेयर जो है, ये मैं कहूंगा A0, ठीक है। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने A0 से, और उसमें मैं ऐड कर दूंगा अपनी बायस की वैल्यू, ठीक है। फिर मैं बढ़ूंगा A1 की तरफ। A1 में बेसिकली क्या होता है, A1 में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन, हम लोग जो है ना एक्टिवेशन फंक्शन कंप्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, G को मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने Z1 के साथ, ठीक है। और ये स्टेप बेसिकली क्या हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है, ठीक है। अगर तो सिग्मॉइड है, सिग्मॉइड वाली, हाँ, अगर मेरे पास सिग्मॉइड हो रहा है, ठीक है, तो सिग्मॉइड के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस z, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये मेरे पास इस तरीके से कैलकुलेट होगा A1, ठीक है। अच्छा, जब मैं आ रहा हूँ अपने 10h की तरफ, तो मेरे पास 10h इस तरीके से कैलकुलेट होगा, e रेज़ टू द पावर z माइनस a रेज़ टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर z प्लस a रेज़ टू द पावर माइनस z, ठीक है। ये होगा मेरे पास 10h, ठीक है। मेरे पास वैल्यू जो है वो ऐसे कंप्यूट होगा इस तरीके से कि अगर मेरे पास z की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसको 0 कर देगा, और अगर z की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसको वो असाइन कर देगा 0। फिर मैं बात की थी हम लोगों ने ली की वैल्यू की। ली की वैल्यू में क्या हुआ था कि अगर z की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसको असाइन कर देगा 0.01 एक A1 को, ठीक है। और अगर मेरे पास z की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसको असाइन कर देगा z की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये स्टेप परफॉर्म हो रहा होता है। ये मैंने काम कर लिया अपनी फर्स्ट हिडन लेयर के साथ। मैं सेकंड पे आऊंगा, सेकंड में सेम करूंगा,
Z2 क्या हो जाएगा मेरे पास W2 इंटू A1 जो हमने प्रीवियसली कंप्यूट किया है इंटू A1 प्लस बायस की वैल्यू उसी लेयर की। A2 कैसे निकालूंगा, एक्टिवेशन फंक्शन इंटू Z2, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है। मैं अपनी तीसरी लेयर पे आऊंगा, तीसरी लेयर पे मैं यही करूंगा Z3, ठीक है, W3 मल्टीप्लाई बाय A2 प्लस B3, ठीक है। इसी तरीके से मैं कंप्यूट कर लूंगा अपना A3 और मैं अपनी सारी हिडन लेयर के साथ मैं यही काम परफॉर्म करूंगा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि मैंने Z1 A1 Z2 यहाँ मैं लेयर सिर्फ 4 है, मैंने Z1 A1 Z2 A2 Z3 A3 Z4 A4 और जो मेरा A4 आया ना वो मेरा फाइनल आउटपुट होगा, वो मेरे पास आउटपुट होगा, वो होगा यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, या वो उसको क्लासिफाई कर देगा कैट या उसको क्लासिफाई कर देगा नॉट कैट। अच्छा जी, ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर क्या हो रहा होता है? यस आमिर भाई, थैंक यू। सही हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने बैकवर्ड प्रोपेगेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, बेसिकली बैकवर्ड प्रोपेगेशन में क्या हो रहा होता है हमारे पास, जब हम लोग जा रहे होते हैं, एक मिनट, हाँ मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैकवर्ड प्रोपेगेशन की, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, Z1 A1 Z2 A2 Z3 A3 ये कंप्यूट कर रहे थे। जब हम लोग बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर जाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनके डेरिवेटिव्स कंप्यूट करेंगे। जिस तरीके से ये Z आया मेरे पास उसका मैंने डेरिवेटिव्स कंप्यूट कर लिया, DZ4, ठीक है, DZ3 DZ2 DZ1, मतलब मैं बैकवर्ड चल रहा होता हूँ, ठीक है। ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में मैं फॉरवर्ड चल रहा होता हूँ और बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर मैं रिवर्स में जा रहा होता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली जो हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर मेरे पास मैं क्या कर रहा होता हूँ के अंदर मैं अपने हर लेयर के लिए फॉर एवरी लेयर, ठीक है, मैं कंप्यूट करूंगा अपना Z और मैं कंप्यूट करूंगा अपना A, ठीक है। अब मेरे पास मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है। बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर बेसिकली मेरे पास क्या हो रहा होता है, ठीक है, ये पीछे कैसे जाएगा, इंडेंटेशन में जाके देखो, वो जा नहीं रहा, सही हो गया, चले। अच्छा जी, बैकवर्ड में बेसिकली क्या कर रहा होता हूँ मैं, फॉर एवरी लेयर इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मैं क्या कंप्यूट करूंगा, मैं कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ Z और डेरिवेटिव ऑफ A, ठीक है, मैं ये कंप्यूट कर रहा होता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि ये मेरे पास वैल्यू आ गई y हैट की, ठीक है, ये A4 ये y हैट दोनों सेम चीजें होती हैं। बैकवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं जो हो ना कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ A4, ठीक है, फिर मैं कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ Z4, मैं पीछे जाऊंगा, मैं कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ Z3, मैं कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ A2 ऑफ A3, ठीक है, फिर मैं कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ A2 डेरिवेटिव ऑफ Z2, फिर मैं कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ A1 डेरिवेटिव ऑफ Z1, ठीक है। और मुझे डेरिवेटिव ऑफ A0 कंप्यूट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मैं इनपुट लेके डेरिवेटिव कंप्यूट करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि मैं हर स्टेप के बाद मैं Z1 की वैल्यू कैशे कर रहा हूँ। क्यों कैशे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैकवर्ड प्रोपेगेशन के बाद उसको आगे इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास Z1 की वैल्यू आई, उसको मैंने कैशे कर लिया, उसको मैंने स्टोर कर लिया अपने कैशे के अंदर। यहाँ मेरे पास जो है Z2 की वैल्यू आई, अपनी Z2 की वैल्यू को मैंने कैशे के अंदर स्टोर कर लिया। यहाँ मेरे पास Z3 की वैल्यू आई, इसको मैंने अपने कैशे के अंदर स्टोर कर लिया। साथ साथ मैं इसके अंदर
अपने W1 की और B1 की वैल्यू भी स्टोर करता रहूंगा अपने कैशे के अंदर। ठीक है, मैं क्यों शो कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को आगे जाकर चल के बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव के जरिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसको देख के बता रहा हूँ आपका। ये W3 हो गया और ये B3 है, ये मैंने अपने कैशे के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, ये W4 है और ये मेरे पास B4 है, इसको मैंने अपने कैशे के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने कैशे के अंदर स्टोर किया हुआ था तो मैंने आगे जाके उन्हीं को यहाँ पे आके इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, मेरे पास W4 था, मैंने उसका क्या किया, उसका मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया अपने Z4 का। फिर मैंने बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर A3 का, मतलब हर चीज का मैं डेरिवेटिव कंप्यूट करता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी, यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। हाँ, और मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरे पास बेसिकली जो मेरे पास पैरामीटर्स होंगे उनका मैं डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे चल रहा होता है बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर कि मैं जो है ना डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा अपना जो मेरे पास W1 का। ठीक है, मैं W का डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा, मैं साथ साथ कंप्यूट करूंगा डेरिवेटिव B का। ठीक है, साथ साथ मैं डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा अपने Z का भी। ठीक है, अपने Z का भी कंप्यूट करूंगा और अपने तो A था उसका भी मैं डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा। फिर ये आगे किस तरीके से ये हेल्पफुल होता है, देखें जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब वेट अपडेट्स करने की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अब देखें हर लेयर का मैंने DW1 ठीक है और DB1 DZ1 मैंने हर कंप्यूट कर लिया हर लेयर का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने वेट्स को अपने बायस को अपडेट करूंगा। वो कैसे करूंगा अपडेट में, ठीक है, जो मेरे पास न्यू वेट होगा ना, मेरे पास न्यू वेट होगा तो मेरे पास कैसे आएगा, वो आएगा मेरे पास W1। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं अपने लेयर 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है, W1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा W1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता है मैं आप लोग बाद में बताता हूं, माइनस DW1। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपनी वेट की वैल्यू को अपडेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे अपने बायस की वैल्यू को अपडेट करूं, वो मैं कैसे करूंगा, D1 माइनस अल्फा इंटू DB1। ठीक है, इस तरीके से मैं अपनी वैल्यूज कंप्यूट करूंगा। अब ये अल्फा क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्फा क्या होता है। ये अल्फा बेसिकली क्या होता है, ये अल्फा होता है मेरे पास लर्निंग रेट, और ये भी मेरे पास एक हाइपर पैरामीटर होता है। हाइपर, ये मैंने आप लोगों को यहाँ बताया भी था, ये हाइपर पैरामीटर था इस तरीके। ठीक है, कि लर्निंग रेट जो होता है मेरे पास, ये भी बेसिकली मेरे पास हाइपर पैरामीटर होता है। अगर मैं आप लोगों को एक कोई खोल के दिखाऊं अपना, अगर मैं आप लोगों को कोई खोल के दिखाऊं अपने टेंसरफ्लो का, मैं अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि लर्निंग रेट का क्या बेसिकली फंक्शन होता है। ठीक है, और उसका मतलब अब मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को खुद समझ आती रहेगी कि हम लोग बेसिकली जो कर रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आके हमारा बैकवर्ड प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन खत्म हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इस बैकवर्ड प्रोपगेशन को और इस फॉरवर्ड प्रोपगेशन को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मैप करता हूँ इसको अपनी एक एग्जांपल प्रॉब्लम के ऊपर, मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। टेंसरफ्लो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग शेप लिख रहे हैं ना। ठीक है, ये जो हमने शेप निकाला है, जो हम लोग शेप हम लोग देख रहे हैं हर लेयर का, वो हमारे पास यहाँ पे काम आता है। जो हम लोग अपनी लेयर ऐड करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, हम लोग मतलब इनपुट शेप देते हैं कि हमारी इनपुट शेप क्या है, इसीलिए हमको
ये जो शेप्स होती है ना, इनका हमें लाज़िम पता होना बहुत जरूरी होता है। ये जो हम लोगों ने शेप्स निकाली हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लेयर डॉट डेंस 4। 4 का मतलब क्या है? 4 हमारे पास है नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स। जिस तरीके से इसमें नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। हिडन यूनिट्स हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग एक्टिवेशन की तरफ। रेल्यू बैक एंड पे कहाँ काम आता है? बैक एंड में रेल्यू हमारे पास जी जी ये न्यूरॉन्स को कहते हैं ना यूनिट्स। जी 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 आपकी बात समझ, दोबारा बोलिएगा प्लीज। आपका माइक बंद हो गया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है इरफान भाई, अगर आप थोड़ा सा, कोई बोल रहा था। अनिल भाई कैरी ऑन करें, वो पता नहीं न्यूरॉन्स के बारे में कोई बात कर रहे थे। चलें वो दोबारा फिर पूछ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखें एक्टिवेशन फंक्शन। ये बेसिकली कहाँ पे कंप्यूट हो रहा होता है? ये हमारा इस स्टेप में कंप्यूट हो रहा होता है। ये मैंने आपको बताया अभी। रेल्यू क्या करता है, ठीक है। लीकी रेल्यू क्या करता है, सॉफ्टमैक्स क्या करता है, 10H सिग्मॉइड क्या करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखें हमारे पास इनपुट शेप आ गई, ठीक है। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट शेप है वो कितनी है? 3/1 है, ठीक है। तो मैं अगर मैं ये मॉडल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी इनपुट शेप यहाँ पे 3/1 मतलब ये 3 और कॉमा 1 लिख दूंगा, ठीक है। कॉमा अगर आप लोग यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लेवल ये फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास एरे क्रिएट हो जाती है ऐसे ही करने से, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमारे पास जो मेरे पास एक पिक्चर की जो डायमेंशन थी ना, वो मेरे पास 28/28 थी। तो उसको हमने 1D के अंदर कन्वर्ट किया था तो 784 हो गया था। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने, या मैं 28/28 पास कर दूं या मैं इसको 784 भी डायरेक्ट पास कर सकता हूँ, इससे भी कोई मसला नहीं होगा। फिर 784 था, 748 था, 784 था, ठीक है। ये हम लोगों ने इनपुट शेप पास कर दी अपनी, सही हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये हमारी सेकंड लेयर आ गई, ये हमारी थर्ड लेयर आ गई। इसमें हम लोगों ने 3 हिडन लेयर्स ऐड किए हैं, चौथी भी की है, ये चौथी हिडन लेयर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें कि अच्छा ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, चूंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो है क्या कहते हैं उसे, अपने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़े थे, अपना फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रॉप पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इसीलिए ये नहीं पढ़ा, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये बेसिकली ऑप्टिमाइजर्स हैं, ये हमारे ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉस मैं आपको बताना भूल गया, लॉस क्या होता है। लॉस हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब देखें ये हमने पूरा का पूरा अपना एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन कंप्यूट की। यहाँ मेरे पास एक वैल्यू आ गई मेरे पास वाई हैट की, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ लॉस क्या होता है, ठीक है। लॉस कंप्यूट कैसे करते हैं हम लोग? ये लॉस हो गया, ठीक है, और ये होता है मेरे पास वाई हैट और वाई, ठीक है, वाई हैट और वाई, ठीक है। मेरे पास वाई हैट क्या होता है, ठीक है। मैंने एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन का स्टेप पूरा मुकम्मल किया, उसने मुझे वैल्यू दे दी 0.8 की, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई अपने लॉस की 0.8, ठीक है। लेकिन जो वाई था, जो मेरे पास वाई था वो था मेरे पास 1 था, कि वो इमेज दे रहा था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं अपना लॉस, ठीक है। हमारा अभी कितने का लॉस आ रहा है? 0.2 का लॉस आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि जो हमने पहला हमने पूरे का पूरा एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मॉडल रन किया, ठीक है। मेरे पास वैल्यू आ गई 0.7 की, मेरे पास वैल्यू आ गई 0.7 की, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 0.7 का लॉस आ रहा है,
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लॉस जो होता है ना, ये हमारे पास कंप्यूट हो रहा होता है। और ये लॉस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैटेगोरिकल, क्रॉस एंट्रोपी, और ये बहुत सारे हम लोगों को ऐसा रऊफ ने पढ़ाया भी था, ये हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें कि ट्रेन एपॉक्स क्या होता है और बैच साइज क्या होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने बैच साइज का, जो हम लोग बैच साइजेस बनाते हैं, जो मैंने यहाँ बताया था, जो कि हमारे पास एक हाइपर पैरामीटर होता है, ठीक है। जिस तरीके से मेरे पास 1000 का ट्रेनिंग सेट था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, उसके मैंने जो है ना बैच साइज बना लिए 128 के, ठीक है। यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरे पास 60,000 का जो मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, जो मेरे पास 60,000 का ट्रेनिंग डेटा है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं कहाँ चला गया, हाँ, उसको मैं 128 के मिनी बैचेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इपॉक्स क्या होता है? इपॉक्स बेसिकली ये होता है, इपॉक, अगर मैं बात करता हूँ अपने एक इपॉक की, ठीक है, तो यहां से शुरू होके यहां तक, ठीक है, एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन और एक बैकवर्ड प्रोपगेशन, ये मेरे पास एक इपॉक है, ठीक है। ये अगर मैं एक मर्तबा करूंगा, ठीक है, मतलब एक मर्तबा अगर मैं अपने पूरे डेटा सेट से गुजर जाऊं, ठीक है, उसमें अपना फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपगेशन अप्लाई कर लूं, उसको मैं कहता हूं वन इपॉक, ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने क्या सेट किया कि मैं अपने 60,000 के डेटा सेट में से मैं 35 मरतबा गुजरूंगा, मतलब मैं 35,000, मतलब मैं जो है ना 60,000 के डेटा के ऊपर 35 मरतबा जो है ना अपना अप्लाई करूंगा ग्रेडियंट डिसेंट। ये बात होती है बेसिकली एपॉक्स की, ठीक है। अब ये फिर हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने अपनी एक्यूरेसी के लिए एक्यूरेसी ट्रेन की और एक्यूरेसी अपने उसकी टेस्ट की, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि बैकवर्ड प्रोपगेशन में क्या हो रहा होता है और फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर क्या हो रहा होता है। ये आप लोगों को समझ आ गई है तो मुझे बताएं, फिर हम लोग इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे बड़े मजे की। आप लोग बताएं अगर आप लोगों को समझ आई है, या अगर नहीं समझ आई तो क्या समझ नहीं है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जी जी, ये बैकवर्ड प्रोपगेशन में जो डीए कैलकुलेट किया है किस तरह किया है? डीए, जी आप ये स्लाइड करें, ये देखिए डीए और डीए3 पे है क्या चीज, ये डीए है ना, डीए, ठीक है, सही है। मैं आपको बता देता हूँ डीए कैसे कैलकुलेट किया है। देखें यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर आपके पास ये मैं आपको बता देता हूँ बल्कि ना, अगर मेरे पास 10h का फंक्शन है, 10h की सॉरी इजी लेते हैं, सिग्मॉइड करते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये मेरे पास ए होता है ना, इस तरीके से मैं ए कैलकुलेट करता हूँ, सिग्मॉइड ऑफ जी, सिग्मॉइड ऑफ जी तो होता है मेरे पास ए, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने अब निकालना हो अपना ए निकालना हो डी ऑफ ए, डी ऑफ ए मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा इसको, मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई माइनस जेड, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं अपना डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, डी बाय डी जी ऑफ ए, ये ऐसे कहते हैं कि डी बाय, ये हम कहते हैं डी ए बाय डी जेड, मतलब हम लोग जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाय, हम लोग, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डी बाय डी जेड ऑफ ये, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने ए का डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा। आ गई समझ, आ गई? जी थैंक यू। इस तरीके से सही हो गया। अच्छा, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो वो भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये बेच साइज और इपॉक काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ये देखिए
सपोज करें कि ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये मेरे पास है, ये 60,000 है, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैंने अपना जो बैच साइज है ना, जो मेरा पास बैच साइज है मैंने 128 का रखा है। मैं क्या करूंगा, मैं इस 60,000 को छोटों में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। 128 का एक बना लिया, 128 का दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, पांचवा बना लिया। कितने बनते हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक्चुअल मैप नहीं कर रहा उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किया मैंने, 60,000 को उसके मैंने 128 के मिनी बैचेस बना लिए, ठीक है। मतलब देखें ये भी जो है ना 128 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ये भी, ये जो है ना 128 होगा, ठीक है। ये मेरे पास जो है 128 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास 128 हो जाएगा, और जितने बनते हैं, ठीक है, 60,000 को अगर डिवाइड करें आप, 60,000 को डिवाइड करें अपने 128 से, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, मैं 60,000 को मैंने 128 के चंक्स में, मिनी बैच के अंदर डिवाइड कर दिया, उसके चंक्स बना लिए, ठीक है। अब इपॉक क्या होता है, इपॉक, ठीक है, इपॉक क्या होता है, देखिए अगर मेरे पास इपॉक 1 है ना, इसका मतलब ये है कि मैं अपने इस, और मेरे पास बैच साइज 1 है, अगर मेरे पास बैच साइज जो है मेरे पास, अगर बैच साइज अगर मेरे पास 1 है ना, ठीक है, और अगर मेरे पास इपॉक 35 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इस 60,000 के बैच पे 35 मरतबा अपना फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन ग्रेडियंट डिसेंट रन किया है, 35 मरतबा, ठीक है। अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं 128 के बहुत सारे बैचेस के अंदर, तो अगर 35 इपॉक रखूं, तो क्या होगा कि मैंने इस पूरे में से, मतलब इस पूरे को मैंने अगर एक मरतबा ट्रेवर्स कर लिया, पहला इपॉक हो गया, दूसरी मरतबा ट्रेवर्स किया, दूसरा इपॉक हो गया, तीसरी मरतबा ट्रेवर्स किया, तीसरा इपॉक हो गया। इस तरीके से ये होता है मेरे पास इपॉक, मतलब 35 मरतबा, मतलब 35 मरतबा मैं इस पूरे से गुजरूंगा। क्लियर हुआ आपको? यस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होगा इसी एक इपॉक में। बट हाँ, मतलब एक ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है ना, बेसिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का नाम होता है, इसी कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। सही, ठीक है। अच्छा, आप लोग, आपने मुझे आप पूछ रहे थे कि डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे। डीए हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला ना, ठीक है, अगर आप लोग डेरिवेटिव निकाला ना सिग्मॉइड